हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या आप बोल सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है और इस चैप्टर से हर साल जेई में, नीट में, इवन एडवांस में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी आसान सा चैप्टर है। इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है कि आप इसे अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो या आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान सा चैप्टर। इस चैप्टर को आप लोगों ने शायद 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी इस करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बेसिक चीज़ें बताई जाती है। वही चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा चैप्टर पढ़ने में और काफ़ी आसान चैप्टर है तो आप लोगों को समझने भी काफ़ी ईजी रहेगा ये चैप्टर, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था बच्चा, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज की स्टडी की थी कि जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पर हो, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो क्या क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में हमने। तो जब चार्ज अगर रेस्ट पर होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हमें चार्ज की तब स्टडी करनी है जब चार्ज क्या हो, मूविंग कंडीशन में हो। और जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है ना, तो उसकी वजह से, चार्ज के फ्लो होने की वजह से एक टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं करंट, और उसी के बेसिस पे इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि चार्ज के फ्लो होने से या जो चार्ज की फ्लो रेट है, उस चार्ज फ्लो रेट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसे समझा देते हैं, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि कब जो चार्ज का फ्लो होता है, किस केस में हम उसे करंट बोलेंगे और कब उसे करंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन, कि अगर कोई कंडक्टर है, हर एक कंडक्टर के पास चार्ज होता है, क्या हर एक कंडक्टर के अंदर करंट अवेलेबल है या नहीं है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। बट आपको इतना सा पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आप लोगों को दो केस बताने वाला हूं बच्चों। एक केस वो है जब हम कोई कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है या तो मैं उसे किसी सेल से कनेक्ट करूंगा या फिर किसी बैटरी से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो पहला केस तो हम लोग वो लेने वाले हैं जब कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पे यानी कि दोनों एंड्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कोई बैटरी या कोई सेल नहीं लगा हुआ हो। और सेकंड केस हम वो पढ़ने वाले हैं जब किसी कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स पे कोई सेल या कोई बैटरी कनेक्टेड हो। तो दोनों चीज़ें जब अप्लाई की जाती है तो दोनों केस के अंदर हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलेंगे और क्या क्या कंडक्टर के अंदर होने वाला, वो सारे प्रोसेस हम किस में जान लेंगे? इंट्रोडक्शन में जान लेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस पढ़ते हैं हम इसमें। केस फर्स्ट, when no potential difference applied across the conductor, when no potential difference applied across the कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, तो हमें पता है कोई भी जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि उनका मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ कौन मूव कर रहे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये फिक्स है, इस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फिक्स है। लेकिन इसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ये है, ये इस तरफ मूव कर रहा होगा। ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों जो मूव कर रहे होते हैं, ऐसे रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये कंडक्टर के अंदर की सिचुएशन है कि पॉजिटिव चार्ज फिक्स रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि मोशन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर्स, मोशन ऑफ
free electrons inside the conductor। ऐसा मैं मान सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स में से किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में बात करूँ तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, उसे देखते हैं। देखिए यही कंडक्टर लिया है मैंने, यही वाला यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। कुछ इस तरीके से, ठीक है। वापस से पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, कुछ इस तरीके से। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मान लेते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव किया, हो सकता है इस पॉजिटिव चार्ज से टकराया हो, फिर ऐसे मूव किया हो, फिर ऐसे मूव किया हो, फिर ऐसे मूव किया हो, सॉरी किसी और से टकराया हो, इससे टकराया हो, फिर हो सकता है इसके बाद इधर मूव किया हो उसने। इस तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है और जो आयंस होते हैं उनसे कोलाइड कर रहा होता है, और इन आयंस के अलावा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे भी वो कोलाइड कर सकता है। तो इस तरीके से रेंडमली उनका मोशंस होता रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी आयन से टकरा सकता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे रेंडमली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये किसका मोशन? सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से टकराता रहता है, चलता रहता है इस तरीके से। लेकिन इसकी जब नेट डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, इस इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या माना जाता है? यहाँ पे जीरो माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिस जगह से इसने चालू हुआ वापस से उसी जगह पर एक ना एक टाइम पर पहुँच ही जाता है। तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं, हमारा घर फिक्स है। अब घर पे से मैं सुबह से लेकर शाम तक कहीं पर भी घूमूँ, वापस शाम को तो घर आना ही है, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो सपोज कीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो कितने ही सारे कोलिजन करके, हो सकता है 10 कोलिजन के बाद वापस पहुँचे, हो सकता है 15 के बाद, हो सकता है 20 के बाद, कितने भी कोलिजन के बाद ये वापस अपनी जगह पर पहुँच सकता है। तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? ये वो सिचुएशन है जब हम कंडक्टर के इस टर्मिनल और उस टर्मिनल के अक्रॉस कोई बैटरी अप्लाई नहीं करते। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव तो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना, वो विद सम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके पास कुछ स्पीड होगी। उस स्पीड को यहाँ पे बोला जाता है थर्मल स्पीड। कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं उस स्पीड को हम बोलते हैं थर्मल स्पीड बोलते हैं। अब इनको ये जो स्पीड, अब स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी, इनको एनर्जी मिल कहाँ से रही है मूव करने के लिए? तो ऐसा बोला जाता है बच्चों कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए इस कंडक्टर के सराउंडिंग में, ये जो सराउंडिंग है हमारे पास, इसका समथिंग कुछ तो टेम्परेचर होगा। इस समथिंग कुछ भी जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का, जो टेम्परेचर, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ रूम टेम्परेचर तो होगा इसे। उस रूम टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी, वो एनर्जी कौन एब्जॉर्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्व कर रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है उसकी वजह से ये मूव कर पाता है इसके अंदर। और जिस वेलोसिटी या जिस स्पीड के साथ ये मूव करता है उसे हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट थर्मल स्पीड, Vt, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँ तो आसानी से डिफाइन कर सकता हूँ इस स्पीड को, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor, then electrons move inside the conductor with some speed, and these electron gets the kinetic energy from the surrounding temperature, and these electrons gets the
काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टेम्परेचर। और इनको कहाँ से एनर्जी मिलती है? सराउंडिंग टेम्परेचर से एनर्जी मिलती है। क्या इतना समझ में आता है बच्चों? ठीक है, यहाँ पे से सही लिखा हुआ नहीं है केस, इसको लिखा हुआ है केस। ठीक है, केस फर्स्ट। सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे समझना बच्चों, सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है तो हम लोग इतना सा जानते हैं बच्चों कि जो सराउंडिंग से एनर्जी मिलती है किसी टेम्परेचर की वजह से, तो जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से, कि किसी भी बॉडी को टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी होती है 3/2 kBT। kB का मतलब यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T टेम्परेचर सराउंडिंग का। तो ये जो एनर्जी मिली उसे टेम्परेचर की वजह से, वो किसके बराबर होना चाहिए? इस एक इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी हम क्या जानते हैं? हाफ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू v²। v यहाँ पे vt लिख रहा हूँ, t मतलब थर्मल स्पीड। तो अगर आप यहाँ पे से देखो तो इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो vt इजिकल टू हमें क्या मिला? हमें मिला 3 kBT/m। ये थर्मल स्पीड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, यानी कि इतनी थर्मल स्पीड के साथ वो मूव कर रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स कर देता हूँ, बताता हूँ मैं आपको, वह जो kB है वो क्या है बच्चों? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, और T क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर मैं सराउंडिंग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मांगता हूँ, इफ T इजिकल टू हम लोग मान लेते हैं 300 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, रूम टेम्परेचर के इक्वल। तो अब आप देखो, आपको इसमें सब कुछ पता है, 3 की वैल्यू पता है, kB की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है और m की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इस Vt की वैल्यू आती है बच्चों नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होते हैं। क्या इतने पास समझ में आती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि अगर इसके अंदर सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और वो कोलिजन कर रहा है तो उसकी एनर्जी बार बार खत्म हो जाना चाहिए। तो एक बार टकराने के बाद वो दोबारा तो मूव करना ही चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूसली कोलिजन करता रहता है और मूव करता रहता है। तो इसका मतलब है उसे कंटिन्यूसली बाहर से एनर्जी चाहिए, और बाहर का अगर कुछ टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली बात है उसको बाहर से कंटिन्यूस एनर्जी मिल रही होगी, और उस कंटिन्यूस एनर्जी की वजह से वो इसके अंदर कोलाइड कर रहा होगा, फिर चल रहा होगा, फिर कोलाइड कर रहा होगा, फिर चल रहा होगा, कंटिन्यूसली चलता रहता होगा और वापस से अपनी जगह पर पहुँच ही जाता होगा। तो उस केस में इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वो क्या हो जाता है? 0। अगर इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे एक चार्ज है, तो चार्ज का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यानी कि जब इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया जाता तो चार्ज का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और अगर चार्ज का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमें पता है कि कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। सॉरी, अभी तो मैंने आपको करंट बताया नहीं, बट हाँ ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे चार्ज का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। और करंट तभी फ्लो होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब चार्ज का क्या हो? फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बात समझने वाली है कि यहाँ पे जो नेट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमें ये मिलती है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें और डिफाइन की जाती है, जैसे कि एक और चीज़ डिफाइन की जाती है, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक और टर्म डिफाइन की जाती है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता। देखो, उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। अब आप लोग समझोगे कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। इसे लैम्डा m से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक चला फर्स्ट कोलिजन में, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया λ1। फिर यहाँ से यहाँ तक चला, इसको हमने नाम दिया λ2। फिर यहाँ से यहाँ तक चला λ3, यहाँ से यहाँ तक λ4। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इसके 2 कोलिजन के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो हर
एक कोलिजन यहाँ से यहाँ तक चला, अलग डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक चला, अलग डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक चला, अलग डिस्टेंस। तो हर सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या अलग अलग है। अगर कोई मुझसे पूछे कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता। तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टकराया, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये टकराया, तो जब मैं इन सब का एवरेज निकालूंगा, मानते हैं इसको वापस अपनी जगह तक पहुँचने में n कोलिजन लगे। कितने कोलिजन किए? n कोलिजन किए। तो हर एक कोलिजन के अंदर ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया। मानते हैं फर्स्ट कोलिजन में इसमें λ1 चला, दूसरे में λ2 चला, तीसरे में λ3 चला और nवें में λn चला। तो हर एक कोलिजन में, दो कोलिजन के बीच में जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो क्या था, अलग अलग था। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो हम कौन सा बताएंगे? हमें पता नहीं है, क्योंकि हर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या जो डिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है। तो अगर हमसे कोई दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम वहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि उसने n कोलिजन किए और हर एक कोलिजन के अंदर उसने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया। तो जब मैं उसका एवरेज निकालूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसके दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना रहा होगा। तो जो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस है या जो मीन डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उस एवरेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मीन फ्री पाथ। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आसानी से, इट इज़ अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। It is average distance between two successive collision। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए, क्योंकि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की एवरेज से। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? मानते हैं फर्स्ट कोलिजन में λ1 चलता है, सेकंड में वो λ2 चलता है, थर्ड में वो λ3 चलता है, अप टू कहाँ तक चलता है, λn चलता है। इसको अगर मैं नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दूंगा λn से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू मिल जाएगा। और जब इसकी एवरेज वैल्यू निकाली गई बच्चों, तो इसकी एवरेज वैल्यू देखी गई कि वो वैल्यू आती है नियरली 10 एंगस्ट्रॉम। कितनी आती है, 10 एंगस्ट्रॉम। जैसे इसकी वैल्यू आती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, वैसे इसकी एवरेज जो वैल्यू आती है वो आती है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये फिक्स होता है। ठीक है, ओके। तो इसे नोट कीजिए बच्चों, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता, वो थर्ड आता है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। थर्ड टाइम, इसे टो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सिंपली वही है, देखो बहुत ही आसान है। एवरेज टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब सिंपली आपको दिमाग में रखना है कि एवरेज टाइम। अब आप कुछ सोचिए, अगर मैं आपसे पूछता कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में डिस्टेंस इसने अलग चली, ठीक है, और स्पीड सेम है, तो अगर स्पीड सेम है और डिस्टेंस अलग ट्रैवल की, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम भी क्या हुआ होगा, अलग रहा होगा। तो इस फर्स्ट सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम मान लेते हैं t1 है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर डिस्टेंस अलग है और स्पीड सेम है, तो यहाँ पर टाइम t2 रहा होगा, यहाँ पर टाइम t3 रहा होगा। ऐसे हर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम है वो भी क्या रहा होगा, डिफरेंट रहा होगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम बताइए, तो फिर मैं कौन सा टाइम बताऊँगा, t1, t2 या t3 या tn? तो यहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ में लेते हैं, एवरेज टाइम यूज़ में लेते हैं। कि मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन ने वापस अपनी जगह तक पहुँचने में कितने कोलिजन्स किए, n कोलिजन्स किए, और हर एक कोलिजन के बीच में जो टाइम लगा वो अलग अलग है। तो जब मैं उनका एवरेज टाइम निकालूंगा तो उस एवरेज टाइम को क्या बोला गया, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम बोला गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्ट t1 टाइम तो नहीं आएगा, लेकिन इनके बीच का जो टाइम आएगा वो एवरेज टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगभग इसके बराबर ही होगा। क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो लगभग सटीक आंसर में देगी, क्योंकि एग्जैक्ट तुम्हें बता नहीं सकता t1 और t2 टाइम क्या होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या समझ पा रहे हो?
तो बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन से बच्चों, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को क्योंकि कई बार जब न्यूमेरिकल्स आता है तो उनमें ये मीनिंग्स गिवन होते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब आप बोलोगे सर हमें रिलैक्सेशन टाइम ही पता नहीं तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है, सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अगर मुझे एवरेज टाइम निकालना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम लोग, नंबर ऑफ कोलिजन। तो अगर आप नंबर ऑफ कोलिजन कर दूंगा तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इस T1 को क्या लिखा जा सकता है, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, टाइम इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग λ1 यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि v, थर्मल स्पीड होगी vt, इस पे क्या लिखा जा सकता है λ2 बाई vt, λ3 बाई vt अप टू λn बाई vt डिवाइडेड बाई n। अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैं यहाँ पे 1 बाई vt कॉमन ले लूँ तो इस पूरे में क्या बचने वाला है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू λn डिवाइडेड बाई कैपिटल N। क्या यही बचने वाला है? और इसी को तो अभी हमने पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसे, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से हमें क्या मिल जाएगा, मीन फ्री पाथ को यानी कि मैं λm बोल दूंगा और यहाँ पे क्या बचा vt। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम आ गया। अब देखो इस λm की वैल्यू भी हमें पता है कितना होती है 10 एंगस्ट्रॉन्ग में, इसकी वैल्यू भी हमें पता है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये नियरली 10 की पावर -14 सेकेंड आता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एक इलेक्ट्रॉन को एक कोलिजन में यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -14 सेकेंड लगता है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ रहती है बच्चों। अब इसका जो कंक्लूजन हमें निकला, फर्स्ट वाले केस के जो कंक्लूजन निकला, ठीक है, कंक्लूजन यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके रिगार्डिंग, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट अप्लाई अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि इस दोनों टर्मिनल्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया जाता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जो नेट चार्ज है वो तो जीरो रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये तो सभी को पता है। कंडक्टर इज जीरो। दूसरा क्या सीखा कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए इसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होता। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देयर इज नो displacement of electrons in a particular direction. So करंट इज ज़ीरो। तो करंट क्या हो जाएगा उसके अंदर, ज़ीरो, क्योंकि करंट तभी आता है बच्चों जब क्या हो, इन चार्जेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो टाइम के साथ, यानी कि जो चार्ज फ्लो की रेट है उसे करंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती होगी। अब हमें इसका केस 2 पढ़ना है बच्चों। केस फर्स्ट में तो मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया, सबसे फर्स्ट बताया मैंने आपको थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड का मतलब क्या है, थर्मल स्पीड का मतलब वो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं जिस स्पीड के साथ, उस स्पीड को हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। अब उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, सराउंडिंग टेम्परेचर से मिलती है, बाहर वाले टेम्परेचर से, ठीक है। तो उस एनर्जी के साथ ही मूव कर रहा होता है। दूसरा, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की अगर कोई मुझसे डिस्टेंस पूछे तो उस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस तो नहीं बता सकता, लेकिन उसकी एवरेज डिस्टेंस बता सकता हूँ। उस एवरेज डिस्टेंस को यहाँ पे नाम दिया गया मीन फ्री पाथ। उसी तरीके से अगर कोई मुझसे पूछे कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम बताइए, तो मैं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनके बीच का अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता सकता हूँ या एवरेज टाइम बता सकता हूँ। तो उस एवरेज टाइम को यहाँ पर क्या नाम दिया गया, रिलैक्सेशन टाइम नाम दिया गया, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -14 सेकेंड,
ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, जब क्या हो इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगाया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए, ठीक है। तो इस पूरे को रफ कर देते हैं, वहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिल्म, ताकि हम दिमाग में क्लियर रहे। ठीक है बच्चों, तो केस 2 है हमारे पास, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। पहला कौन सा केस था, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया था। अब कौन सा केस है, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस या तो बैटरी लगा दी जाए या फिर कोई सेल लगा दिया जाए। तो क्या चेंजेस आते हैं अब इस केस में। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, वही सेम कंडक्टर जो पहले था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो इस कंडक्टर की लेंथ L है। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर के इस वाले एंड को और इस वाले एंड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे। और इस बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं V है। ये हायर टेम्परेचर पोटेंशियल पर होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे होता है, इसलिए इसे माइनस से लिखते हैं, इसलिए इसे प्लस से लिखते हैं। अब हमने देखा था कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब समझना बच्चों कि जैसे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो चुका है, हायर पोटेंशियल पे आ चुका है। ये एंड क्या बन चुका है, हायर पोटेंशियल पर, और ये एंड किस पे आ चुका है, लोअर पोटेंशियल पर आ चुका है। तो इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है। अगर इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है तो हम जानते हैं डेल्टा V इजिकल टू क्या होता है, E इंटू एल, क्योंकि यहाँ पर लेंथ भी है, होगी नहीं होगी, तो यहाँ पे से E इजिकल टू हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा V बाई एल। यानी कि इस पे लेंथ भी है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है ऐसे E। अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से क्या हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर पहले जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, रेंडमली मूव कर रहे थे, उन सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रखे हुए वो सब किस में आ चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुके हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स की वजह से अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग जानते होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो नेगेटिव चार्ज है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, उन पे इस तरफ लग रहा होगा ऐसे। इसको भी हटा देता हूँ मैं, आपको पता चल ही चुका अब अंदर क्या हुआ है। तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। पहले जबकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे, लेकिन अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है इस तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो चुका है। उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट अगर ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होता है, ऐसे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी बच्चों कि जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा होगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहे हैं तो करंट फिर ऐसे फ्लो हो रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती, यानी कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा बैटरी में हायर पोटेंशियल से करंट जाके लोअर में आता है, तो ऐसे करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, ये अरेंजमेंट होता है। जबकि उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता था, जीरो। अब यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा इस कंडक्टर के अंदर, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो अब
यहाँ पर भी वापस से कुछ चीज़ें डिफाइन की जाती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर डिफाइन किया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या डिफाइन किया जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वहाँ पे क्या डिफाइन किया था हमने? थर्मल स्पीड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको वीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वीडी से। इसको तो हटा देता है, इसकी ज़रूरत भी नहीं अपन को। तो देखो क्या होगा बच्चों, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव कर रहे थे, इनको कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स नहीं मिल रहा था मूव करने के लिए, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी बाहर की टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से मूव कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब भी ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए। अब लेकिन ये मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जब इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिस स्पीड या जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं ना, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है जब कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या लगा दिया जाए? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है बच्चों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन एक्चुअल में वो कांस्टेंट होती नहीं है। क्योंकि आप सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने का मतलब है उसके पास एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हैं हम कांस्टेंट। उसका रीज़न ये है बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स, इसके यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस मैंने आपको बताए थे, पॉजिटिव आयंस तो फिक्स होते हैं, वो पॉजिटिव आयन से टकराता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव आयन से टकराया, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 0 या समथिंग कुछ बची। ठीक है, या तो हो सकता है पूरी एनर्जी लॉस कर दे या कुछ एनर्जी का लॉस करे, फिर वापस से एक्सलेट होगा, फिर स्पीड बढ़ी, फिर कोलिजन होगा, फिर स्पीड डिक्रीज। तो उसकी जो स्पीड बढ़ रही है डिक्रीज हो रही, बढ़ रही है डिक्रीज हो रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो जो उनका एवरेज निकालोगे ना हर आप गैप में, तो वो जो स्पीड या जो वेलोसिटी आप बोल सकते हो, तो वो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट हो जाती है हर एक गैप के बीच में। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब कोलिजन हो रहा है उस केस में उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर एक केस में इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो उन सब का जब एवरेज निकाला जाता है तो वो एवरेज क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन वो वेरिएबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती? उसका रीज़न आपको पता चल चुका है, क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, उन आयन से इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे होते हैं, और कोलाइड करने की वजह से इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन की वजह से, कोलिजन की वजह से डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो उन सबका जब एवरेज निकाला जाता है तो कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस applied across the terminal of conductor, then electrons moves with constant velocity. This constant velocity is called drift velocity. उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एंड ये किसकी वजह से होती है? दिस इज बिकॉज, या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज अपियर्स ड्यू टू टू कॉजेज, आप बोल सकते हो, दो रीजन की वजह से अपियर्स हो रही है। एक तो कौन सा? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और दूसरा कौन सा है? कोलिजन की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स उसे एक्सेलरेट करवा रहा है, और जो कोलिजन है उसे डी एक्सेलरेट करवा रहा है। तो जो स्पीड है वो उसकी क्या हो जा रही है? कांस्टेंट हो जा रही है बार बार। हम ऐसा मान के चलते हैं। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू टू रीजन। इट इज़ पॉसिबल due to two reason. First one,
is electric force and second is collision with ions। ठीक है, इसकी वजह से वो स्पीड क्या हो जाती है, उसकी कांस्टेंट हो जाती है। अब इसे कैलकुलेट भी कर रहे थे हम लोग। देखो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स कितना होता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो उस पर कितना लग रहा हो, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई। तो एक की बात करूँ तो एक पे कितना लग रहा होगा, ई इंटू ई लग रहा होगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फिर माइनस लगाना होगा, इतना फोर्स लग रहा हो। तो अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कितना हो जाएगा वो एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाई एम, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर आप ध्यान से समझो तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं बच्चों कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम न्यूटन्स के इक्वेशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम न्यूटन्स के इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि v वैक्टर इज इक्वल टू u वैक्टर प्लस a वैक्टर इंटू टी, ये लिख सकते हैं। तो हमें तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये एवरेज है। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या आप इसे एवरेज भी बोल सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस पूरे का क्या लेना पड़ेगा मुझे, तो ऐसे बॉक्स बनाने का मतलब क्या होता है, एवरेज। ऐसे, तो इस एवरेज को तो हम क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे। और ये जो एवरेज वेलोसिटी थी इनिशियल में, जब हमने कंडक्टर नहीं लगाया था, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रैंडमली थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो रैंडम वेलोसिटी की जब हम एवरेज निकालते तो वो कितना आता है, 0 प्लस। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो बाहर आ गया, कांस्टेंट। एवरेज किसका लिखेंगे हम लोग, टी का। और टी का जो एवरेज हमने निकाला था उसे हमने क्या बोला था, टो बोला था, रिलैक्सेशन टाइम टो बोला था ना एवरेज। तो वी डी वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए वैक्टर इंटू टो, और ए की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ई वैक्टर बाई माइनस इंटू टो, ये आ गया। तो यहाँ पे से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलेगी, वी डी, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ई टो बाई एम इंटू ई वैक्टर, ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे से मैं बोल सकता हूँ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन में आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है म्यू। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करें हमें इस वाले से और इस वाले से, तो म्यू इज इक्वल टू हमें मिलता है ई टो बाई एम। और यहाँ पे इस म्यू को बोला जाता है मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस, कि जो फ्री चार्जेस है वो किस तरीके से वहाँ पे मूव कर रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्जेस, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है वी डी इज इक्वल टू ई टो बाई एम, या फिर आप इसे बोल सकते हो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, या फिर आप बोल सकते हो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास उतनी ही ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, मोबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ के बारे में, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किस तरीके से इसके अंदर मूव करते हैं। जो मटेरियल्स है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज, यानी कि जो मोबिलिटी है म्यू, कि उसके अंदर कितनी डेंसिटी है, वो मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका अंदर का किस तरीके से स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसकी पैकिंग से इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि हर एक मेटल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो सब कुछ अलग अलग होता है, तो उसी पे डिपेंड करता है ये मोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए क्लियर कीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो यही बता देता हूँ मैं आपको। तो हमें सबसे फर्स्ट पता चल गया इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, जबकि पहले वाले केस में एवरेज वेलोसिटी क्या थी, 0, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखता हूँ वी एवरेज, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखता हूँ इन सब की, तो एवरेज वेलोसिटी देखो v1 वेक्टर प्लस
v2 वेक्टर अप टू vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n। और ये जो एवरेज वेलोसिटी आती है इनके केस में वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आती है। अगर वेलोसिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रही है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है तो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ सीखने को मिली बच्चों कि जब कंडक्टर है, मान लेते हैं ये एक मेटल का ही कंडक्टर होता है, अभी तो मार्कर है, ये मेटल का एक कंडक्टर होता है और इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा होता, तो इसके अंदर चार्जेस मूव तो कर रहे हैं लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। अगर उनका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इस कंडक्टर के अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा। लेकिन वही कंडक्टर है जब इन दोनों के टर्मिनल्स के अक्रॉस मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, यानी कि एक बैटरी लगाता हूँ, तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता है। और नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होगा तो उनके पास कुछ क्या होगा, जो चार्ज, मैं बोल सकता हूँ कि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज का फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी है। तो इससे रिलेटेड भी आप कुछ कंक्लूजन लिख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या सीखने को हमें मिलता है इससे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। सॉरी, नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं होता है। ऑफ चार्जेस इज नॉन जीरो, therefore इसलिए a current flow in the conductor, therefore current flow in the conductor, इसी वजह से उस कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था वहाँ पे वो कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के अंदर ही होता है, कंडक्टर के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ओनली इनसाइड द कंडक्टर एंड नॉन जीरो सॉरी and no electric field present outside the current carrying wire। इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के अंदर ही होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी हमें बाद में भी काम में लेनी है, ये वाली प्रॉपर्टी, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। थर्ड, हमसे ये भी बोला जाता है कि जो करंट फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर वो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी एग्जैक्ट स्पीड तो हमें पता नहीं होती बच्चों, लेकिन फिर भी हम ऐसा बोलते हैं कि वो अराउंड लाइट की स्पीड के मूव करता है या फ्लो करता है। जो करंट की स्पीड होती है हमें बोल सकते हैं कि वो नियरली लाइट की स्पीड की इक्वल मूव करना स्टार्ट करता है या फ्लो होता है करंट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो पॉइंट्स भी वो तो क्या आप लोगों को याद ही रहेगा, तो ये 2 पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब इसमें टॉपिक आता है बच्चों, दोनों केस खत्म होने के बाद करंट, ठीक है, कि करंट क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम करंट। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। उसे हम क्या बोलते हैं,
करंट बोलते हैं। यानी कि मैं लिखना चाहूँ आई तो उसे लिख सकते हैं हम लोग dq/dt। और ये जो करंट होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट बोलते हैं हम इसे? इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हमें एवरेज करंट निकालना है तो I इजिकल टू क्या लिखेंगे हम? ΔQ/ΔT। ये होता है एवरेज करंट। और एक ऐसा करंट होता है इंस्टेंटेनियस, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना करंट पास हो रहा है। अब अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करता हूँ तो जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम अपॉन सेकंड, ठीक है। और इसे हम आगे जाके बोलते हैं एम्पियर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन तो रखती है, लेकिन ये जो होती है वो वेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल लॉ को फॉलो करना, ये उसको फॉलो नहीं करता है। इसके पास डायरेक्शन तो है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो इसके पास डायरेक्शन है एक यूनिक, लेकिन ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे, बहुत ही आसान से। जैसे कि हमसे बोल दिया गया, मान लेते किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज फ्लो है वो है 5t² + 4, ये आपको दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट फर्स्ट करंट। सेकंड पूछा जा सकता है करंट फ्लो इन फर्स्ट 10 सेकंड, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट 10 सेकंड का मतलब क्या पूछ लिया हमसे? एवरेज करंट का मतलब हमसे क्या पूछ लिया? इंस्टेंटेनियस पूछ लिया। तो देखो आंसर सिंपल है बच्चों एकदम। अभी हमने क्या सीखा? अगर हमें Q पता हो तो I निकाल सकते हैं। कैसे? dQ/dt से, यानी कि डिफरेंशिएट कर देंगे। तो I इजिकल टू क्या होगा? dQ/dt। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2t, समझते हो? 2t। और 4 का कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो I इजिकल टू कितना आ गया? सॉरी 10t। ये करंट है हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड हमसे क्या पूछा गया? फर्स्ट 10 सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा? तो t की जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग? 10 लिख देंगे। 10 × 10 यानी कि 100 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। बहुत ही आसान है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है, मान लेते हैं